हेलो। आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं गोदान का, तो आपकी नेट परीक्षा में काम आएंगे। तो वाचन करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मौसम का लिए हैं प्रेमचंद ने। जेठ की उदास और गर्म संध्या सैमरी की सड़कों और गलियों में पानी छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों राय साहब के दरवाजे का बखान है। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दी डटे डाले नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया बाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए थे, उनका नाम पंडित ओकार नाथ। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक थे, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह तो वकील पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुक के इदारों को महाजनों और बैंकों में कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र अध्यापक। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के आसीन आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए और एक गुलाबी मिर्जाई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगाए राजा जनक का माली बन गया और गरूर से इतना फूल उठा कि मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राज साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन में ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरबत्ती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओकारनाथ ने पूछा, आपकी कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन नाटक। कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यह एक व्यक्ति जिसके अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा होगा। ओकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति से बहुत संदेह था। उसका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरों में अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओकारनाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तखा इनमें बेमतलब की बातों में ना पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्री ना आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। आपकी तो अपनी कौशल में प्रश्नों की धूम मचा दी है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सके थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल में ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी तशांत भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांत के अनुकूल हो। आप कृषकों को सुमेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायतें देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं। वैसे ही जमींदारी
जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों और बगैर नजराने लिए पट्टे लिख के दें, बगैर बंद कर दें। इजाफा लगान को तिजांजलि दे दें, चरावार ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गया और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिक लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तख्खा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपना असमियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असमियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं है। मैं तो उसका व्यवहार करे नहीं है तो बकना छोड़ दे। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपाकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान, आघात और धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़ते हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफागोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र। मेरे स्वर्गवासी पिता असमियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे, मगर बखार से अनाज निकाल कर असमियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं का विवाह में मदद करते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उसको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़ कर न देना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लगा हूँ कि जब तक किसान को यह रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधारने नहीं सकती। स्वेच्छा अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि हमारे वर्ग के शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे तो मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकता। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, उनका किला जितनी जल्दी टूट जाए उतनी ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं है, उनके अफसर और नियाजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे या रहस्यास्पद और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था में हमें जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लजता भर दी है।
यह मैं खूब जानता हूँ, लेकिन मैं इस कारणों से इस व्यवस्था का विरोध करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी किसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। इस स्थान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रह जाता। हम अपने असमियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। और ये इतना आगे वाचन अगले दिन। नमस्कार, आशा करूँगी आपको ये पसंद आएगा। और कोविड है इसलिए सब लोग अपने घर में रहिए।